हेलो, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएन में। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। इसमें स्टार्टिंग वाला इनिशियल पोर्शन हमने अच्छे से कवर कर दिया है। नाउ वी हैव टू सी अबाउट द सम डिसीजेस। इसमें डिसीजेस में कुछ इंट्रोडक्शन आता है। सो फर्स्ट हमें देखना है कि कॉमनली ह्यूमन डिसीजेस क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका डेफिनेशन ऑफ डिसीज। सो डिसीज का डेफिनेशन काफ़ी बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। सो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा कोई बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब है या फिर डिरेंज्ड है, एंड या फिर हो सकता है कि हमारे कुछ बॉडी के ऑर्गन या सिस्टम ऑफ ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। इसका डिफरेंट रीज़न हो सकता है। इट मे बी द रीज़न हो सकता है कि बाहर से कुछ पैथोजन है, या फिर रीज़न हो सकता है कि कोई जेनेटिक डिस्टर्बेंसेस है, या फिर और कुछ। सो यू हैव टू डिफाइन प्रॉपरली कि क्या होता है डिसीज। सो ये एक ऐसी कंडीशन है। सो इट इज़ द कंडीशन ऑफ डिस्टर्ब and deranged functioning of one or more organ or organ system of the body which is caused due to the infection, defective diet or heredity. So ये तीन रीज़न हमें यहाँ पे मेंशन करना है इन द डेफिनेशन ऑफ डिसीज। और ह्यूमन डिसीजेस को मेनली टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है कंजेनाइटल और एक होता है एक्वायर्ड। सो कंजेनाइटल का मीनिंग होता है सिंपल कि जो बर्थ के साथ हमें मिलता है, फ्रॉम द बर्थ हमें पैदाइशी जो मिलता है, दैट इज द कंजेनाइटल। एक्वायर्ड का मीनिंग होता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम जो कुछ भी करते हैं अपने कर्मों से, यानी हमें इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, खाना पीना ढंग से नहीं है, इम्यूनिटी कम है, बार बार हम बीमार हो रहे हैं, दैट इज द एक्वायर्ड डिसीजेस। सो अभी इन डिसीजेस के टाइप्स को हम अच्छे से देख लेते हैं। सो कंजेनाइटल का मीनिंग होता है जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं। अभी बर्थ से अगर कोई प्रेजेंट है, सो इसका रीज़न आइदर है कि जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटी है कुछ, या फिर हो सकता है सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, या फिर हो सकता है कि कहीं पे जेनेटिकली कोई हार्मोन वगैरह ही नहीं बन रहा है। सो ये सब डिसीजेस हो सकते हैं। बट ये डिसीज ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट है भाई, ये आपके लाइफ टाइम में इसको आप क्योर नहीं कर सकते, बस आपको इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बट दे आर इनक्यूरेबल, यानी कि इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। हावेवर कुछ रिसर्च के या फिर कुछ साइंस के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मे बी कुछ चांसेस है। सो इसमें आता है बेसिकली एक जीन थेरेपी है जो इन एबनॉर्मेलिटी या फिर जेनेटिक एबनॉर्मल फंक्शंस को ट्रीट कर सकता है, या फिर सम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपीज। इसके बाद में हमें देखना है अबाउट द एक्वायर्ड डिसीजेज। सो एक्वायर्ड डिसीज यानी कि पैदा होने के बाद जो हमें कुछ एक्वायर्ड हो रहा है या फिर कुछ इन्फेक्शन वगैरह मिल रहा है, सो दैट ऑल आर द एक्वायर्ड डिसीजेस। अभी इन द एक्वायर्ड डिसीजेस ये डिसीजेस को सब डिवाइड किया गया है इन द कम्युनिकेबल डिसीज। इसी को इन्फेक्शियस डिसीज कहा जाता है, कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल हम बात करते करते अगर मुझे काफ़ी कोल्ड है और मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ काफ़ी देर तक, मैंने मास्क वगैरह यूज़ नहीं किया है, देन हो सकता है कि मेरा जो वायरल इन्फेक्शन है वो आसपास के लोगों को भी हो जाए। सो दैट इज़ द कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिसीज। सेकेंड आता है नॉन कम्युनिकेबल। इसका मीनिंग होता है नॉन इन्फेक्शियस, यानी कुछ ऐसे डिसीजेस होते हैं जो फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र नहीं होते। कम्युनिकेबल का मीनिंग होता है जो एक पर्सन के बाद दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। नाउ ये डिसीज ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, सो इस इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली किसी भी रूट से जा रहे हैं, सो ये सब आता है अपने कम्युनिकेबल डिसीजेस में। और अगर इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कोई डिसीज ट्रांसफर नहीं हो सकता, देन ये सब आता है अंडर दी नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। नाउ द डिसीज, कुछ ऐसे डिसीज होते हैं जो कि हम ट्रांसफर नहीं कर सकते फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, ये सब है हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस यानी क्या है, सिंपल, जो हम एक से दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और कम्युनिकेबल मीन्स जो एक से दूसरे को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब इसके बारे में आपको कुछ एग्जाम्पल्स लगाने हैं बस। हमारे कॉमनली जो होते हैं अगर हम कम्युनिकेबल की बात करें, सो इसमें वही आता है हमारे कुछ वायरल बैक्टीरियल इनके जो इन्फेक्शंस है या फिर वर्म्स वगैरह के। और ये जो डिसीजेस है जो कोई ऑर्गेनिज्म ऑल द डिसीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज पैथोजन्स। अभी ये वर्ड आपको बार बार आने वाला है। सो पैथोजन का मीनिंग होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को डिसीज्ड बना सकता है या फिर उसको इन्फेक्ट कर सकता है। नाउ कुछ पैथोजन्स ऐसे होते हैं जो कि अनदर ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। ओके, देन द वेक्टर्स टू रीच अस, यानी कि अभी जैसे हमें पता है कि मलेरिया और डेंगू वाले ये जो दो डिसीज है ये मच्छर के काटने की वजह से होता है, बट एक्चुअली इसमें मच्छर कुछ भी नहीं कर रहा है भाई। ये बस एक बस की तरह काम कर रहा है जो वायरस को एज अ पैसेंजर अपने आप में बिठा कर लाता है और हमारे बॉडी में लाके छोड़ देता है। सो इस तरह का जो मीडिएटर है
ओके, ये जो बस है या फिर ये जो एक मेडिएटर है जो क्या कर रहा है, किसी वायरस को या फिर किसी पैथोजन को कहीं और से उठाकर ला रहा है और हमारे बॉडी तक पहुंचा रहा है। इसमें इस बेचारे का कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। सो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म बीच में इन्वॉल्व होते हैं इन्हें वेक्टर कहा जाता है। इट इज नोन एज वेक्टर। ये सब टर्म्स आपको कॉमन इंट्रोडक्शन में आने वाले हैं, सो इसको अच्छे से याद रखिए। देन ये जो वेक्टर्स होते हैं ये एक्चुअली पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमें काटता है, ये सब पैरासाइट। या फिर जो हमारे बॉडी पर डिपेंड है फॉर देयर लंच एंड डिनर, यानी वो हमसे खून ले रहा है या फिर हमसे कुछ खा पी रहा है हमारे बॉडी से। सो ये सब पैरासाइट्स होते हैं। फिर इसमें आ गए मच्छर वगैरह ये सब। सो ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे पास आते हैं हमारा खून चूसने, बट इसी काम करने के ड्यूरिंग ये क्या कर लेते हैं, इनके पास जो पैथोजेंस होते हैं ये हम तक ला लेते हैं और एज अ वेक्टर भी काम करते हैं। सो ये सब पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट का मीनिंग ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हम पर डिपेंड करता है फॉर देयर फूड। नाउ पैरासाइट में भी दो कैटेगरीज होते हैं। सो एक है एक्टोपैरासाइट जिसके अंदर एग्जाम्पल आता है बेडबग, एंडोपैरासाइट जिसमें आता है प्लाज्मोडियम। अभी एंडो एंड एक्टो में वही आता है, एक्टो यानी जो हमारे इंटरनल है, सॉरी यस, एक्टो यानी जो आउटसाइड से आता है, यानी जो बाहर से हमें कुछ काट रहा है, ये सब एक्टो होता है। एंडोपैरासाइट यानी जो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है या फिर एज अ होस्ट हमें यूज़ करता है, ये सब होता है एंडोपैरासाइट। सो एंडो के अंदर एग्जाम्पल आता है हमारा प्लाज्मोडियम। ये एक प्रोटोजोआ होता है, एक ऐसा पैरासाइट जो बॉडी के अंदर जाने के बाद फिर हमें मतलब वो हम पर डिपेंड हो जाता है खाने पीने के लिए। सो नाउ हमें आगे स्टडी करना है अबाउट सम डिसीजेस। सो इसमें फर्स्ट हमें स्टडी करना है अबाउट द मलेरिया। सो क्या होता है मलेरिया, अभी आप लोगों ने काफ़ी बार नाम सुना होगा। सो मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ होता है या फिर एक ऐसा डिसीज़ जो किसी मस्कीटो के बाइट के कारण होता है। एक्चुअली इसमें मस्कीटो खुद से कुछ नहीं करता है, कुछ बाहर से जो पैरासाइट होता है यानी जो हमारा मॉस्किटो है ये क्या करता है, बाहर से कुछ खा पी कर आता है या फिर इसके अंदर ऑलरेडी कुछ इस तरह के कीटाणु प्रेजेंट होते हैं जो ये हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता है और फिर हमें मलेरिया में पॉजिटिव कर देता है। सो अभी हमें देखना है अबाउट द मलेरिया। सो देखते हैं डिटेल में, चलिए चलते हैं मलेरिया क्या होता है। सो अभी हमें सबको पता है कि मलेरिया क्या होता है। सो मलेरिया एक ऐसा डिसीज है जो मच्छर की काटने की वजह से होता है। बट अब ये मच्छर कहाँ से आने वाला है, सो ये मच्छर किस तरह से हमें इन्फेक्ट करता है ये हमें डिटेल में देखना है। सो चलिए चलते हैं। सो ये आपको बोर्ड पर एक नज़र आ रहा है, एक डायग्राम जो आपको बुक में दिया हुआ है। इट इज़ द साइकिल ऑफ या फिर मलेरिया किस तरह से ह्यूमन बॉडी में इंड्यूस होता है, इसके बारे में डिटेल में है। सो इनिशियली हमें इसको स्टार्ट करना है। आप यहाँ पे जो ये पिंक कलर की वॉल देख रहे हैं, सो ये है हमारे ह्यूमन बीइंग की स्किन। सो क्या होता है स्किन में, किस तरह से, अभी हमें डिटेल में देखते हैं। ओके, सो अभी देखिए ये जो मलेरिया होता है इसका साइकिल, मतलब इसका साइकिल दो तरह पे चलने वाला है। एक है ह्यूमन बीइंग के अंदर और एक होता है किसी मस्कीटो के अंदर। मस्कीटो का एक्चुअल में खुद का कोई इसमें रोल नहीं होता है कि वो मलेरिया को कॉज करे, ये सिर्फ एक वेक्टर की तरह काम करता है, यानी कहीं एक तरफ से ये लेकर आता है और इसको ट्रांसमिट करता है इन द एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। सो नाउ अभी देखते हैं हम ये फर्स्ट वाला साइकिल देखेंगे हम, साइकिल विच इज ऑकरिंग इन द मस्कीटोस। ओके या सो ये फर्स्ट है साइकिल इन द मस्कीटो। सो अगर किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को ही इस मच्छर ने काट लिया, मच्छर कौन सा काटता है, एनाफिलस मस्कीटो, उस मस्कीटो का नाम है एनाफिलस और ये फीमेल होती है। सो ये फीमेल एनाफिलस मस्कीटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है और उसका इन्फेक्टेड ब्लड अपने आप में ले लेता है। अपने आप में जब इसने ब्लड ले लिया, सो उसके पास सिर्फ माइक्रोगैमेट्स प्रेजेंट थे, फिर वो बड़े हो गए और वो मैक्रोगैमेट बन गए, फिर इन गैमेट से बन गया है जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद अभी ये मस्कीटो के मिड गट में जाता है। गट यानी जहाँ पे इनका सलाइवा होता है ना, जैसे हमारा ये वाला पोर्शन है, उस तरह से मस्कीटो का भी होता है। यहाँ पे ये सब प्रोसेस चल रहा है। फिर मस्कीटो के मिड गट में जाइगोट बड़ा बड़ा होते जाता है, फिर इसका ऊकाइनिड बन जाता है, फिर ऊसिस्ट बन जाता है। अभी ये ऊसिस्ट रेडी है, मैच्योर हो जाता है, फिर इस ऊसिस्ट का बस्टिंग होता है, ये फूट जाता है। फूटने के बाद ये क्या करता है, स्पोरोजाइट्स को सलाइवरी ग्लैंड में रिलीज करता है और यहाँ पे ये स्पोरोजाइट्स रिलीज हो गए।
नाउ ये रिलीज स्पोरोसाइट अभी प्रेजेंट होते हैं इस मस्कीटो के गट वाले पोर्शन में या फिर इन द सलाइवरी रीजन। अभी ये मस्कीटो क्या करेगा, अगर इस मस्कीटो ने किसी अनदर ह्यूमन बीइंग को बाइट किया है या फिर ऐसा ह्यूमन जो कि ऑल राइट है, हेल्दी है, सो अभी क्या होता है, जैसे ही वो किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को काटता है, उसके गट में ये जो स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट थे, ये स्पोरोजॉइट्स इस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के स्किन से होकर के ब्लड में आ गए। अभी तक ये ह्यूमन नॉर्मल था, बट अभी ये नॉर्मल नहीं रहा, अभी ये इन्फेक्टेड हो गया है। फिर ये स्पोरोजॉइट्स क्या करते हैं, हिपैटिक सेल्स तक जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए ये हिपैटिक सेल में जाकर के पहुंच जाते हैं। यहाँ जाने के बाद हिपैटिक सेल में फिर ये करते हैं हिपैटिक डॉर्मेंसी, हिपैटिक डॉर्मेंसी नहीं, हाइपोजॉइट्स होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं शिजोन्ट्स। शिजोन्ट्स यानी यही वाले सेल्स है जो कि इन्फेक्टेड जो स्पोरोजॉइट्स थे, अभी ये यहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं लीवर के सेल्स में। ओके, फिर अभी ये मैच्योर शिजोन्ट होता है जो बर्स्ट होने के बाद इसमें से मेरोजॉइट बाहर निकलते हैं। अभी ये मेरोजॉइट्स और एक छोटी सी साइकिल परफॉर्म करते हैं। ये क्या होता है, सो ये जो मेरोजॉइट्स होते हैं इनको एक को ही लेके जूम किया है, सो इसे इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ये है इरिथ्रोसाइट। फिर थोड़े इसका ही आगे एक रूप बन जाता है नया जिसे ट्रोफोजॉइट कहा जाता है। फिर अभी ये और मैच्योर हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद ये एक एरिथ्रोसाइटिक शिजोन्ट बन जाता है। एरिथ्रोसाइटिक शिजोन्ट बनने के बाद अभी क्या होगा, सो नाउ ये वाला जो शिजोन्ट है ये रप्चर होता है और इसमें से इरिथ्रोसाइट्स बाहर आते हैं और ये इरिथ्रोसाइट्स इन्फेक्टेड इरिथ्रोसाइट्स है। समझ रहे हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में इसका नॉर्मल साइकिल चल रहा था, नॉर्मल आरबीसीज बन रहे थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक इन्फेक्टेड मस्कीटो ने आकर के बाइट कर दिया, स्पोरोजॉइट्स को ब्लड में छोड़ दिया। स्पोरोजॉइट्स भी इतने इंटेलिजेंट थे भैया कि ये जाके पहुंच गए हमारी हिपैटिक सेल्स में और हिपैटिक सेल में जाने के बाद उन्होंने इंटरफेयर किया हमारे एरिथ्रोसाइट में आरबीसी के प्रोडक्शन में और ये आरबीसी में घुस गए, आरबीसी बन भी गई, बट ये इन्फेक्टेड आरबीसी बनती है और ये इन्फेक्टेड आरबीसी अभी पूरे ह्यूमन बीइंग के ब्लड सर्कुलेशन में गोल 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 घूमने वाली है और ये घूमने की वजह से क्या होता है, अभी ये पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है विथ दी। सो ये था हमारे मलेरिया का साइकिल। सो इसको एक बार क्विक रिवाइज कर देते हैं। तो क्या होता है मलेरिया में, सो ये है एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर हमारे स्पोरोजॉइट्स या फिर जो मस्कीटो का जो पैरासाइट था वो आ गया है, जो पैथोजन था ये आ गया है और ये इन्फेक्टेड पर्सन हो गया है। सो इस तरह के अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड कोई एनाफिलस मस्कीटो जो कि फीमेल मस्कीटो होती है, इसने क्या किया, इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, इसका ब्लड चूस लिया। ब्लड लेने के बाद जो इन्फेक्टेड आरबीसीज थे, ये आरबीसीज इस मच्छर में चले गए और ये मच्छर के अंदर अभी क्या होता है, पहले माइक्रोगैमेट था छोटा सा, इसका बन गया मैक्रोगैमेट, फिर आगे बढ़कर जाइगोट बन जाता है, अभी ये जाइगोट बन गया है, फिर ये आगे और ऊकाइनिड बन गया, फिर अभी ये सब पोर्शन होता है मस्कीटो का मिडगट यानी उसका सलाइवरी वाला रीजन, यहाँ पे जाने के बाद oocyst बन गया है, फिर अभी ये oocyst मैच्योर होता है और ये बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है और फिर इसके सलाइवरी ग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट हो जाते हैं और ये स्पोरोजॉइट्स जब ये मस्कीटो किसी और को बाइट करता है उस टाइम पे उस ह्यूमन बीइंग में चले जाते हैं। नाउ भी कंसिडर करते हैं कि ये वाला ह्यूमन बीइंग बेचारा नॉर्मल था, इसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, बट इस तरह के एक इन्फेक्टेड मस्कीटो ने आके इसको डंक मार दिया। अभी क्या होने वाला है, सो इसके सलाइवा में जितने भी स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट थे ये स्पोरोजॉइट्स इसके ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड में आने के बाद ये स्पोरोजॉइट घुस जाते हैं इसके हिपैटिक सेल्स में, लीवर तक पहुंच जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू और वहाँ पे जाने के बाद आरबीसी के प्रोडक्शन में इंटरफेयर करते हैं और क्या होता है फिर हमारे लीवर में, सो ये हिपैटिक सेल्स है जो कि और ये इसका आगे बनता है अपना हिप्नोजॉइट्स या फिर एक हिपैटिक डॉर्मेंसी क्रिएट करने वाले सेल्स होते हैं। अभी यहाँ पे आगे होता है हमारे पास शिजोन्ट्स बन जाते हैं, ये है मैच्योर शिजोन्ट। जब भी शिजोन्ट मैच्योर होता है ये बर्स्ट हो जाता है और इसमें से कुछ मेरोजॉइट्स बाहर निकलते हैं। अब ये मेरोजॉइट्स क्या करते हैं, मेरोजॉइट्स या फिर ये आरबीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज एरिथ्रोसाइट, और फिर इस एरिथ्रोसाइट से आगे बनता है ट्रोफोसाइट। ट्रोफोसाइट बन गया है, अभी ये बढ़ रहे हैं आगे, इनका प्रोग्रेस चल रहा है, बट अभी ये सब इन्फेक्टेड है, सो इसके अंदर इरेथ्रोसाइट जो बनने वाले हैं, सो इरेथ्रोसाइटिक शिजोन्ट बनते हैं, यानी इरेथ्रोसाइट में शिजोन्ट प्रेजेंट होते हैं। और अभी ये शिजोन्ट जैसे ही बर्स्ट होते हैं फिर इसमें से काफ़ी सारे आरबीसीज बाहर निकल रहे हैं या फिर न्यूली इन्फेक्टेड एरिथ्रोसाइट्स बाहर निकल रहे हैं और ये न्यूली इन्फेक्टेड एरिथ्रोसाइट अगेन किसी और पर्सन को और इन्फेक्शन देने वाले हैं।
सो मलेरिया में क्या हो रहा है, जिस ह्यूमन बींग को ऑलरेडी मलेरिया हो चुका है, इसको डंक मारने वाले मच्छर इस मलेरिया को किसी और तक पहुंचा देते हैं। और इसमें जो मच्छर है, जो मस्किटो है, इस बेचारे का एज अ वेक्टर की तरह रोल होता है, इधर का काम उधर कर देता है। और अभी हम बात करते हैं अबाउट सम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया एंड स्पेसीज ऑफ मलेरिया। सो मलेरिया को कॉज करने वाले स्पेसीज कौन से होते हैं? सो प्लाज्मोडियम, आपको नाम अच्छे से याद रखना है, प्लाज्मोडियम। इसके अलग अलग स्पेसीज होते हैं, लाइक प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवैली एंड प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। सो ये अलग अलग स्पेसीज होते हैं जो मलेरिया को कॉज करते हैं। अभी इनके डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसीज इनका इंक्यूबेशन पीरियड अलग होता है, यानी कौन सा स्पेसीज हमारे बॉडी में आने के बाद कितने दिनों के बाद कोई साइन एंड सिम्टम को शो करता है, इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी ऐसा पीरियड जिसमें हमारे बॉडी में पैथोजन आ गया है बट स्टिल कोई भी सिम्टम या फिर साइन नहीं दिखा है। सो बॉडी में एंटर होने के बाद साइन एंड सिम्टम दिखने की जितना भी पीरियड लगता है इसे कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग है सभी स्पेसीज के लिए फॉर द मलेरिया। सो जो प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है ये सिर्फ 14 दिनों के बाद अपना साइन सिम्टम दिखना स्टार्ट करता है। इसके बाद में आता है प्लाज्मोडियम मलेरी सॉरी। सो जो प्लाज्मोडियम मलेरी होता है 28 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देन प्लाज्मोडियम ओवैली का होता है 17 दिन वाला पीरियड। देन प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम इसका होता है 12 दिन का पीरियड। अभी अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स, सो मलेरिया में साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? सो मलेरिया के साइन एंड सिम्टम जो इनिशियल डेज में नजर आते हैं काफ़ी नॉर्मल होते हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत ठंडी बचती है या फिर जिसे हम चिल्स कहते हैं, देन फीवर आता है। बट इसमें एक ऑब्जर्व करने वाला बात ये होता है कि जो मलेरिया का फीवर होता है ये एक साइक्लिक मैनर में आता है, यानी हर 4-6 घंटे में ये वापस से रिपीट होता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, 4-6 घंटे के बाद वापस से और फीवर इंक्रीज होगा। सो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। सो इनिशियल सिम्टम इसके जो होते हैं एक काफ़ी कॉमन सा फीवर होता है, कुछ हेडेक, किसी किसी को चिल्स भी आते हैं, यानी इसके इनिशियल सिम्टम ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्टली डायग्नोस नहीं कर सकते, हमें लगता है कि नॉर्मली तो ये सब होते ही रहता है। इसके बाद में इसके कुछ क्लासिकल सिम्टम्स नजर आते हैं। क्लासिकल सिम्टम यानी ऐसे सिम्टम जो सिर्फ मलेरिया में ही पाए जाते हैं। सो इसके अंदर आता है साइक्लिक फीवर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। काफ़ी हाई फीवर हो जाता है और ये धीरे धीरे कम हो जाता है 4 या 6 घंटे में, फिर इसके बाद और थोड़ा सा पीरियड जाता है 4 या 6 घंटे का और वापस से साइकिल रिपीट होती है, यानी फीवर कंटिन्यूसली कम ज़्यादा होते ही रहता है। इसके बाद में कुछ वोमिटिंग के केसेस दिखाई देते हैं या फिर इस कंडीशन में लोगों को वोमिटिंग होती है, फिर जॉइंट में पेन होता है। अल्सो जैसे कि हमने देखा है कि ये ह्यूमन बींग के एरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी के साथ खेल रहा है, सो दैट्स वाई काफ़ी ह्यूमन बींग में ब्लड कम हो जाता है या फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। देन रेटाइनल डैमेज भी दिखता है, यानी हमारे आइज़ में जो रेटिना होता है इसका डैमेज दिखाई देता है कई लोगों में। एंड एक होता है ब्रेन इन्फेक्शन, यानी कि काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन होता है कुछ लोगों में और ये इतना सीवियर होता है कि आप तो सीएनएस पहुंच जाता है और फिर ब्रेन में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, इसे सेरिब्रल मलेरिया कहा जाता है। नाउ ये था अबाउट द साइन एंड सिम्टम। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो हमने देखा है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि एक मच्छर, एक वेक्टर, एक मस्कीटो, एक पैरासाइट इसको ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। अब इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की बात की जाए, सो डायग्नोसिस का मीनिंग होता है कि हम इसको पहचान कैसे सकते हैं। सो इसे डायग्नोस या फिर पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा? वी कैन डू द ब्लड टेस्ट। हमें ब्लड टेस्ट देना है, यानी कि हमारे ब्लड के स्मीयर को टेस्ट किया जाता है माइक्रोस्कोपिकली और इसे डिटेक्ट होता है कि मलेरिया है या नहीं है। इसके बाद में इसके ट्रीटमेंट की जब बात की जाए, तो ट्रीटमेंट के लिए हमें डॉक्टर का हेल्प लेना होता है और डॉक्टर इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। सो इसके अंदर आते हैं सम मेडिसिन लाइक कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें इंक्लूड होता है आर्टेसोनेट, देन सल्फाडॉक्सिन, पायरिमिथामाइन, ये सब होते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ अदर ड्रग्स भी होते हैं या फिर कुछ अदर मेडिसिन भी होते हैं जिसमें क्विनिन नाम का एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंक्लूड हो सकता है। अभी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी हम किस तरह से इस डिसीज़ को प्रिवेंट या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन में हमें करना है कि हमें ध्यान रखना है कि मस्कीटो हमें बाइट ही ना करे। अभी मस्कीटो हमें बाइट ही ना करे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मस्कीटो से प्रोटेक्शन करके रखो। जैसे कि एट द टाइम ऑफ नाइट जब हम सो रहे हैं उस टाइम पे हम कोई एक एंटीसेप्टिक वाला एक नेट लगा कर सो सकते हैं, जिसे हम मच्छरदानी बोलते हैं। या फिर हमारे आसपास हमें कचरा, घान, कूड़ा जमा नहीं होने देना है जिसके कारण कहीं पे मच्छर होने वाले हैं। या फिर अगर कहीं पे मस्कीटो है देन वी हैव टू यूज़ कुछ ऐसे प्रिपरेशन यूज़ करने हैं जो कि मच्छर को या फिर मस्कीटो को किल कर सकते हैं। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में यही ध्यान रखना है कि मस्कीटो ही ना रहे, बिकॉज जब मस्कीटो
के कारण होने वाला डिसीज है। अगर मस्किटो ही बाइट नहीं करेगा देन हमें मलेरिया का पैथोजन कुछ भी नहीं कर सकता। सो इसका इनिशियल हो या फिर ये हमारे बॉडी तक मस्किटो लेकर आ रहा है, सो दैट्स वाई एवरी प्रिवेंशन जो हम मस्कीटो को किल करने के लिए या फिर इससे प्रिवेंट होने के लिए कर सकते हैं, ये सब हमें करना है फॉर द मलेरिया। सो ये आता है इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में। आल्सो आप लोगों ने इसके पहले सुना होगा कुछ फिश होता है जिसका नाम होता है गम्बूसिया। सो गम्बूसिया फिश, इसको हमें यूज़ करना है या फिर इसे हमें पालना है इन द वाटर। ये फिश क्या करते हैं, जो मच्छर को बॉर्न करने वाले या फिर जो मस्कीटो बॉर्न होते हैं फ्रेश वाटर में या फिर कहीं पे भी स्टोर्ड वाटर जहाँ पे होता है जिसमें मच्छर बन जाते हैं, सो इन्हें किल कर देते हैं या फिर इन्हें खा लेते हैं। सो हमें इस तरह के कुछ प्रिवेंशन के ट्रिक्स यूज़ करना चाहिए। इसके बाद में हमें देखना है अबाउट अमीबियासिस। सो चलिए चलते। सो अमीबियासिस इसके नाम से हमें पता चलता है अमीबा। अमीबा आपको पता होगा एक काफ़ी सुंदर आड़े टेढ़े शेप वाला एक एनिमल होता है जिसे हम अमीबा कहते हैं। यस, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बारे में हम काफ़ी बचपन से पढ़ रहे हैं। तो इस अमीबिया का जो इन्फेक्शन होता है इसे कहा जाता है अमीबियासिस। अभी ये वाला जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजी है, आपको बस ऐसे क्विक रिवीजन करने की तरह से इसको स्टडी करना है। सो अमीबियासिस में आपको पता चलता है कि ऐसा डिसीज़ या फिर ऐसा इन्फेक्शन जो अमीबा की वजह से होने वाला, ये है अमीबियासिस। सो नाउ अमीबियासिस को ही कहा जाता है अमेबिक डिसेंट्री। अभी आपको पता होगा डिसेंट्री का मीनिंग क्या है। डिसेंट्री या फिर लूज मोशन या फिर पेट में गड़बड़, ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है कि बॉडी से फ्लूइड फ्रॉम रेक्टल रूट या फिर टॉयलेट की फॉर्म में बाहर निकलता है, दैट इज द डिसेंट्री या फिर लूज मोशन। अभी अमीबियासिस में क्या होता है, अमीबा एंटामोबा हिस्टोलाइटिका जो कि अमीबा का ही नाम है। सो अमीबा हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है और फिर जाके उथल पुथल मचा देता है। इसके कारण हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से हिल जाती है और ह्यूमन बीइंग लूज मोशन की कंडीशन में चला जाता है, यानी कि कंटिन्यूअसली इसके बॉडी में से वाटर बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। इसे ही कहा जाता है अमीबियासिस। अभी हमारे इंडिया में या फिर इंडिया के पॉपुलेशन में नियर अबाउट 15% लोगों को ये वाला कंडीशन या फिर ये वाला जो डिसीज है ये होते रहता है। अभी इसका रीज़न क्या है। सो अमीबियासिस, इसका रीज़न होता है कि सिंपल ये वाला जो एंटामोबा हिस्टोलाइटिका या फिर अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे ओरल रूट से इंटरनली जाता है। अभी इसका रीज़न क्या है। फर्स्ट है कि हमारे हाथ अगर गंदे, हमने बिना हैंड वॉश के कुछ खाना खाया है, देन हो सकता है कि हमारे हाथ पर मौजूद अमीबा इंटरनली चला जाए, या फिर गंदा पानी है, फूड में कोई खराबी है। सो एनी ऑफ द मटेरियल जो कि अमीबा से कंटामिनेटेड है, ये अगर डायरेक्टली हम खा लेते हैं, सो यहाँ पे अमीबा हमारे बॉडी में इंटरनली चला जाता है और बॉडी में जाने के बाद ये हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से डिस्टर्ब करता है और कंटिन्यूसली जितना भी मटेरियल हम खाते हैं ये सब इन द फॉर्म ऑफ लूज टूल्स बॉडी के बाहर निकलता है। सो ये होता है अमीबियासिस। अभी इसके साइन एंड सिम्टम में आता है कि पेट दर्द हो रहा है, कंटिन्यूसली लूज मोशन हो रहा है और लॉस ऑफ वाटर होता है, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूसली लूज मोशंस होते रहते हैं। देन ये सब हो गया इसके सिम्टम्स के बारे में। अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये क्यों होता है। सो इसका फीको ओरल रूट हो सकता है, यानी कि अगर गंदा पानी का कांटेक्ट है, या फिर अभी तो काफ़ी कम हो गया है, बट पहले ये था कि लोग नदी किनारे जाते थे मॉर्निंग में फ्रेश अप होने के लिए। सो और ऐसा ही पानी वापस उस गांव में सर्कुलेट होता था फॉर द ड्रिंकिंग। सो इस कंडीशन में होता था कि गंदा पानी वगैरह के कारण कुछ अमीबा वगैरह बॉडी में एंटर हो जाते थे। सो इसका एक ये होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सेकंड आता है कि अगर हम गंदे हाथों से खाना खा रहे हैं या फिर फूड और पानी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं गंदा है, सो ये सब रीज़न होते हैं या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फॉर द अमीबियासिस। इसके बाद में इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की बात की जाए, सो डायग्नोसिस यानी अगर हमें पहचानना है कि हमें अमीबियासिस हुआ है या नहीं, सो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना होता है और ये कंप्लीटली रिलेटेड होता है विद आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो दैट्स वाई यहाँ पे स्टूल के सैंपल का एग्जामिनेशन किया जाता है और इसमें से डायग्नोस किया जाता है कि अमीबा प्रेजेंट है या नहीं है। नाउ इसके लिए कुछ एंटी अमीबिक ड्रग्स दिए जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में क्योर करने के लिए, यानी कि ओरल ड्रग दिए जाते हैं। इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए हमें साफ़ खाना खाना है, साफ़ पानी पीना है और हमें अपने हाथ स्वच्छ साफ रखने हैं। बस इतना ही आता है इसके ट्रीटमेंट में। सो अभी इसके बाद हमें देखना है और कुछ डिसीजेस, तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने हाथ धो लीजिए और यस टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।